बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, इस टाइम पर कराची समेत पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर एक शदीद ख़तरा है और वो ख़तरा है साइक्लोन का। ये ख़तरा टलता हुआ नज़र तो आ रहा है और अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के एक एक कोने पर पाकिस्तान को इस नागहानी सूरत से और आफत से बचा कर रखे। जो साइक्लोन और साइक्लोन के नतीजे में बदलते हुए मौसम है, अल्लाह ताला सारे पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को इससे भी बचा कर रखे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं और क्योंकि कराची की बात कर रहे हैं तो तूफ़ानी सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ मौसम में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इस बड़े शहर की, कराची की सियासत में भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान वैसे तो कहने को जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन जमहूरियत ग्रास रूट लेवल तक सरायत अभी तक नहीं कर पाई है। कराची जैसे शहर के अंदर भी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक टग ऑफ वॉर चल रही है और वो टग ऑफ वॉर ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, PMLN जैसी बड़ी बड़ी जमातें हैं। और नज़र यह आ रहा है कि इस टाइम पर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद बल्दियाती निज़ाम पिंग पोंग बॉल की सी सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। जो मेरे सामने नंबर गेम है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 190 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर चुके हैं। PPP, PMLN और बाकी जमातों की कुल मिलाकर तकरीबन 170 से कुछ ऊपर बनती हैं और पाकिस्तान के इस बड़े इकोनॉमिक हब और पॉपुलेशन के हवाले से बड़े शहर के मेयर बनने के लिए 184 नशिस्तों की ज़रूरत है। अब ऐसी सूरत हाल में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और जोड़ तोड़ के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तकरीबन हर बार ही इल्ज़ाम लगता है और अब भी इल्ज़ाम लग रहा है। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने कुछ फरमाया है इस बारे में, ज़रा वो सुनिएगा, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अफगा कोई शख्स नहीं किया, जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज मुझे वोट डाले, ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये नजमी भाई भी नहीं कर सकते। वो तो उनको हक दें कि वो आए वोट डालें। मुर्तज़ा वहाब साहब की बॉडी लैंग्वेज के बाद कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस तो है, और कॉन्फिडेंस कौन से अलादीन के चिराग से आ रहा है, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, इंपॉर्टेंट मेहमान हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर कराची जमात इस्लामी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेकंड सेगमेंट में इसी टॉपिक के हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी, सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसलिए क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं और इससे पहले केयर टेकर सेटअप बनना है, इंतखाबात से पहले और उससे पहले किसी भी सियासी जमात के अंदर जितनी भी अफाम तफहीम की सूरत हाल है वो बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। सूरत हाल एक और भी डेवलप हुई है मुल्क के अंदर और वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से सवाल किए गए, JIT के अंदर जो सवाल दिए गए उसके अंदर गैर तसल्ली बख्श जवाबात सामने आए। किसी जवाब का वो सही सवाल नहीं दे सके। कोई वो जो इल्ज़ामात लगाया करते थे अपने कत्ल के हवाले से या साजिश के हवाले से कि साजिश चल रही है, उसके बारे में कोई ठोस सबूत वो नहीं दे सके। सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करते रहे और पूरे मुल्क को भी वही बातें बताते रहे। इस हवाले से भी शर्जील इनाम मेमन साहब से बात करेंगे। सबसे पहले हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। हाफिज नईम साहब, इस टाइम पर इस कदर मामला इल्तवा का शिकार हुआ और अब आकर मेयर के इंतखाबात होने ही लगे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अब भी कराची का सियासी बल्दियाती निज़ाम दो फरीकैन के बीच में पिंग पोंग बॉल की सी कैफियत इख्तियार किए हुए। कोई इस तरफ जो है वो मामले को मोड़ने की कोशिश करता है, दूसरा उस तरफ। होने क्या जा रहा है? क्यों इतना डिले, क्यों इतना इबहाम, क्यों इतनी एम्बिग्विटी? हाँ, देखें अनीका, मसला यही है कि एक सीधा साधा इंतखाब 15 जनवरी को हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही मेयर का इंतखाब होना चाहिए था। 11 UC का ज़िमनी इंतखाब तो 15 दिन में हो सकता था और अब मज़ीद 15 दिन में ये सब प्रोसेस मुकम्मल हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने डिलेइंग टैक्टिक्स की, इलेक्शन कमीशन उनका आलाकार बना रहा और उसके नतीजे में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डिले होती चली गई और इस दौरान में इन्होंने यूसियों पे कब्जे किए, नतीजों को तब्दील किया, रिकाउंटिंग में यूसीज ली और फिर अपने नंबर बढ़ाते चले गए। हम हर जगह पे उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन फाइनली फिर ये हुआ कि जो ये क्लेम करते थे कि नंबर्स तो हमारे ज़्यादा हैं ना, इसलिए मेयर हमारा होना चाहिए, तो अब नंबर्स भी इनके कम हो गए। पीपल्स पार्टी और उनके तमाम इत्तेहादियों को मिला लें तो भी 173 तक ही पहुंचेंगे, 168 चले 173 तक पहुंचेंगे और जमात इस्लामी और PTI को मिला लें तो 193 पे पहुंचेंगे।
तो भाई अभी भी 20 का फर्क है ना, तो इस 20 के फर्क को तस्लीम क्यों नहीं करते? ये कोई इलेक्शन अवामी थोड़ी है कि भाई हम क्लेम करें और फिर अवाम में चाहे वो वोट डालेंगे। अब तो नंबर्स आ चुके हैं, अब तो सिर्फ नतीजा मुरतब होना है, उस दिन इंतखाब होना है और सब लोगों को बुलाना है और सबको अपनी अपनी पार्टियों के फैसले के मुताबिक वोट कास्ट करने हैं। उसके मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर बन चुका है, लेकिन वो इसको रोक रहे हैं और उसके लिए लोगों को लापता कर रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई लापता कैसे हो रहा है। मुझे आप खुद ये बताइए कि कोई इलेक्शन लड़े, 3-3 4-4 मरतबा कैंपेन चलाए इसलिए कि 4 मरतबा इलेक्शन कैंसिल हुआ, और फिर उसके बाद वो मुंतखब हो जाए, अवाम का मुंतखब हो, और वो आदमी मेयर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार ना हो, आने के लिए तैयार ना हो। दुनिया हो सकता है लापता किया, और अब मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि उनके मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने, आज भी पता चला है कल क्लिफ्टन में किसी जगह पे थे, लिफ्ट में थे, कोई टप्पी साहब, और फिर उसके बाद जो है अब कहीं पर बस में भर के कहीं और ले जाते हैं। लेकिन मसला जो अभी आ रहा है वो ये कि पीटीआई के कुछ 30 के करीब मेंबरान हैं जो कि कह रहे हैं कि हमने हाफिज नईमुर-रहमान साहब को वोट ही नहीं देना है। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप चीज बन गई है। ऐसी सूरत हाल में आपका मेयर बनना जेपरडाइज नहीं हो गया? एक खुफिया मकाम से एक अरेंजमेंट करके उनकी वीडियो बनाई गई है और वो 4-5 चेयरमैन उसमें नजर आ रहे हैं, बाकी और भी कुछ लोग हैं, तो जाहिर है वो तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, जो चेयरमैन हैं उनको तो हम जानते हैं, वो तो हमसे भी मिलकर जा चुके हैं। तो चेयरमैन 1 या 2 या 3 लोग भी अगर ये बात कह रहे हैं तो लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं, तो कई लोगों से मेरी खुद बात हुई है उसके बाद। और अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मीडिया पे ये चीज़ अब चल चुकी है कि असद अमान जो अपनी वीडियो देकर ये कह रहे थे कि 30 चेयरमैन नईमुर-रहमान को वोट नहीं देंगे, उन्होंने एक अपनी, उनके भाई ने वीडियो जारी की है कि असद अमान अनतन उनको वीडियो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इस वीडियो को चला देना कि मैं पार्टी फैसले के मुताबिक हाफिज नईमुर-रहमान को वोट दूंगा, मुझे कहीं लापता कर दिया जाए। आने के बाद तो पीपल्स पार्टी 100% हो गई है, हुकूमत एक्सपोज हो गई, और उसके साथ अब इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि वो इस सारी सूरत हाल में देखे कि ये हो क्या रहा है तमाशा, इलेक्शन के अलावा सब कुछ हो रहा है। तो अब आप बताएं ना कि हम कहां जाएं, किससे फरियाद करें? 4 लोग गिरफ्तार हैं ऑफिशियली, उन 4 लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। अब हुकूमत ये कह रही है कि वो हमें वोट डालेंगे और हम जो है वो उनका वोट काउंट करेंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर मौजूद है कि वोट भी काउंट नहीं होगा, बंदा भी डिफेक्शन क्लॉज के तहत जो है वो नाअहल हो जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये बजिद हैं। इसी तरह पार्टी ने पहले कह रहे थे कि पार्टी में किसने ऐलान किया है, तो चेयरमैन ने ऐलान किया, उसके बाद तमाम उनकी हायरार्की ने ऐलान किया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा पार्लिमानी लीडर नहीं है, आज पीटीआई ने पार्लिमानी लीडर भी बना दिया। अब पार्लिमानी लीडर ने भी जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि वो बच सके। अब वो इधर की उधर की बातें कर रहे हैं, लिसानी मुनाफरत पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे इल्जामात लगा रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह 15 तारीख को जमात इस्लामी कामयाब होगी। ये अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे तमाम तर हथकंडों के बावजूद, लेकिन जो कुछ अब तक इन्होंने काम किए हैं, ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको फिक्स करें। उसके बगैर कैसे इलेक्शन होगा? लोग लापता हो और इलेक्शन हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? इसलिए ये तो मतलब क्या हो रहा है, फिस्तायत और फाशिज्म है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। राइट हाफिज नईमुर-रहमान साहब, मसला एक और है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर परफेक्ट डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। एक तरफ सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, कराची के अंदर अगर आप मेयर बन जाते हैं, आपस की टिफ इस कदर बढ़ गई है कि लगता नहीं है कि जैसे सियासी निज़ाम को मिलकर बैठ कर चलाने की कोशिश भी होगी। और इससे पहले भी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं। आपको मालूम है MQM किस तरीके से चीखती चिल्लाती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो क्या गारंटी है कि अगर आप मेयर बन भी गए तो कराची के मसाइल हल हो सकेंगे या काम हो सकेगा, उसका आगे बढ़ सकेगा कुछ? अच्छा, एक बात तो ये है कि सबको मिलकर, पूरे मीडिया को भी, तमाम तज्जिया निगारों को भी ये बात पीपल्स पार्टी को समझा देनी चाहिए कि ये TRF गवर्नमेंट है और हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं जो आइन में मुतय्यन हैं। अब अगर एक लोकल गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको फंड फराहम किए जाएँ और वो अपना काम करे, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और तमाम इस तरह के जो फाइनेंशियल इख्तियारात हैं, आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक वो उन्हें ट्रांसफ़र किए जाएं, सिर्फ डेलीगेट ना किए जाएं, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये धमकी देती है, मसलन मैं हैरान हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी से, कि वो ये कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आएगा तो देखें हुकूमत तो हमारी होगी, फिर काम कैसे होगा। इसका मतलब है वो ये ऐलान कर रहे हैं, वो कराची के 3.5 करोड़ इंसानों को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारा मेयर आएगा तो हम काम करवाएंगे, वरना तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालेंगे। ये तो धमकी है, इससे तो वो खुद डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये लोग करते हैं। जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों के केस में फ़र्क है।
वसीम अख्तर साहब रोते रहे, बेशक रोते रहे, फाइल फेंक के चले गए, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं किया। जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम करेगी, अपनी आमदन को बढ़ाएंगे जो हमारे पास है, अपने टाउन्स की आमदन को बढ़ाएंगे और जो पैसे ईमानदारी से खर्च करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। जब हम काम करते हुए नजर आएंगे ना, तो पीपल्स पार्टी को मजबूर होकर भी पैसे देने पड़ेंगे। और मजबूर हम क्यों करें, उन्हें खुद देने चाहिए। हमारे टैक्सों के पैसे हैं। 98% रेवेन्यू तो कराची जनरेट करता है सूबा सिंध का, 68% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा पाकिस्तान देता है। जब हम ये शहर है तो हमारा हक है कि हमें जो है PFC अवार्ड हो और उसमें सबके फंक्शंस भी डिक्लेयर हो, सबके पैसे भी मुतय्यन हो। तो ये करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला और सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाएंगे। नहीं, लेकिन हाफिज साहब मसला ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत तो है, लेकिन सिर्फ नाम की जमहूरियत है। कोई भी जमात PFC अवार्ड की तरफ नहीं जाना चाहती है। NFC के लिए सारे शोर मचाते हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के इंतखाबात के हवाले से क्या किया, PDM ने मिलकर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में क्या किया, जिस जमाने में PTI पंजाब में थी तो उन्होंने पंजाब के बारे में क्या किया। दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये रियलिटी है। करवाएंगे तो एक वादा है, लेकिन कैसे करवाएंगे वो अभी तक मेरी समझ से ऊपर। क्या यही टग ऑफ वॉर चलता रहेगा कि ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते थे। देखें, हम ऐसे करवाएंगे कि ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते थे, हमने बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन करवा दिया। सिवाय जमात इस्लामी के कोई मुजाहिमत नहीं कर रहा था, करवा दिया ना, अवाम के साथ खड़े हुए और इतनी जबरदस्त मुजाहिमत की पुरअमन कि बिलाखिर इन्हें इलेक्शन कराने पड़े। यहां तक तो ले आए ना, यहां तक तो पहुंचा दिया ना कि हमने जितनी भी करके सीटें अपनी कुछ महफूज कर ली। अभी कुछ और बाकी है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारी सेल जो जमा हो गई है आज पिटिशन, वो जो हम इलेक्शन कमीशन और फिर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये फौरी समाअत हो गई तो ये पूरा प्रोसेस रुककर उसका फैसला होगा उन 6 यूसीज और उसके इंपैक्ट मजीद 5 यूसीज का, तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ हमने अब तक करवाया है और करवाएंगे। दूसरी बात यह है कि अदालत का रास्ता मौजूद है, अवाम का रास्ता मौजूद है और पीपल्स पार्टी को पहले दूसरे लोग मिले थे, अब जमात इस्लामी है। हमारा अपना कोई, हमें पैसे नहीं बनाने, हमें अपनी हमारी फाइलें नहीं है, हमारे अपने कोई शौक और मशागिल नहीं है, हमें करप्शन नहीं करनी। और जब हम अवाम के साथ खड़े होकर ये काम करेंगे तो कराची के लोगों का हक कोई नहीं मार सकेगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और अवाम के साथ हम अपने सारे हक इनसे लेंगे। दूसरी बात ये कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत में ये आएंगे और सूबाई हुकूमत में ये आएंगे। अभी तो केयर टेकर सेटअप आने वाला है ना, तो केयर टेकर सेटअप के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा कि जमात इस्लामी किस तरह से शहर कराची और फिर उसका इंपैक्ट अब हैदराबाद और अंदरूनी सिंध पे भी पड़ेगा। एक दफा लोगों का रुझान बनना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद वो कहीं रुकता नहीं है। तो आप देखिएगा कि हम एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह सूबाई और कौमी इंतखाब में भी सामने आएंगे और सिनेरियो तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। तो 15 तारीख को हम फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब को मेयर कराची देखेंगे, या आप गारंटी से कह रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। नंबर भी यही कहते हैं, साइंस भी ये कहती है, रियाजी भी यही कहती है, लेकिन जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि 193 ज्यादा होते हैं और 173 कम होते हैं, या 9 लाख वोट ज्यादा होते हैं और 3 लाख वोट कम होते हैं। उनको नहीं मालूम, इंशाअल्लाह 15 को मालूम हो जाएगा। राइट, हाफिज नईमुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। शर्जील साहब, सबसे पहले तो ज़रा कराची के बल्दियाती निज़ाम की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला ये होता है, आम आवाम को भी और बहुत सारे लोगों को भी इस टाइम पर कराची के अंदर भी यही मसला बना हुआ है कि वफाक से सूबों तक के NFC अवार्ड के ज़रिए या सूबों तक की 18वीं तरमीम के ज़रिए पावर अथॉरिटी का ट्रांसफ़र तो सारे के सारे इस फेवर में है, लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल तक सारे फेवर में है कि तमाम पावर अथॉरिटी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत जा सके या ना जा सके? कराची के अंदर एक बड़ा मसला बना हुआ है मेयर कराची का, और उसके अंदर जमात इस्लामी ये समझती है कि कोई ना कोई गड़बड़ पीपल्स पार्टी करने वाली है कराची के मेयर को पीपल्स पार्टी का बनाने के हवाले से।
देखिए जी, जहाँ तक पहला सवाल आपका ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में था कि हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिवॉल्व हो पावर्स। और आज भी पीपल्स पार्टी ने नए लॉज बनाए, उसमें मेयर को इख्तियार आते हैं वाटर बोर्ड के एमसी के डीए के जितने भी नीचे अथॉरिटीज़ हैं उन सब में मेयर जो चेयरमैन है। दूसरी बात आपने कहा कि जी जमात इस्लामी क्लेम, जमात इस्लामी क्लेम मतलब एक सिर्फ चीज़ कह देना अलग बात है, कोई लॉजिकली मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के बाद नंबर कितने हैं काउंसिल में, उसके बाद सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी है, थर्ड नंबर पे पीटीआई है। और अगर पीटीआई के मेंबर्स जो है वो वीडियो पे आके वो अपनी मीटिंग्स करके कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, अगर वो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं ना हमें पीपल्स पार्टी को वोट देना है ना जमात इस्लामी को वोट देना है, तो वो होगा साइड में, ठीक है, उनको माइनस कर दें। अब जो बाकी मेंबर्स बचे हैं उसमें से इलेक्शन होगी ना, उसमें अगर जमात इस्लामी के पास नंबर्स वो नहीं है तो जमात इस्लामी कैसे क्लेम कर सकती है कि जी मुझे मेयर बना दिया जाए। मतलब कोई खैरात अगर जमात इस्लामी मांग रही तो बता दें कि जी कि उसको खैरात में मेयर की सीट चाहिए, या वो मिन्नतें करें कि खुदा के वास्ते हमें मेयर बना दो, लेकिन नंबर्स उनके पास नहीं है। थोड़ी देर मुझे पहले, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट शर्जील साहब, थोड़ी देर पहले मेरे साथ हाफिज नईम रहमान साहब मौजूद थे। वो ये फरमा रहे थे कि एक तो जिन पीटीआई के मेंबरान की वीडियो सामने आई है उनके अपने भाई ने उनकी अपनी वीडियोस के ज़रिए उन्होंने कह दिया है कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमें अरेस्ट किया जाएगा, तो इसीलिए हम किसी भी फॉर्म के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन एक सर्टेन प्रेशर है। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन आ जाता है जिसके अंदर पंजाब के अंदर उन्होंने कह दिया था कि कहीं भी कोई भी शख्स अगर इंतखाबात के अंदर अपनी जमात की पॉलिसी से हट के वोट करेगा तो वो वोट काउंट ही नहीं होगा, वो जाएगा तो जाएगा अपनी कुर्सी से, लेकिन वो वोट काउंट भी नहीं होगा, तो फिर वो इधर भी लागू होगा। देखें, दो बातें, जब उन्होंने कह दिया पीटीआई के मेंबर्स ने कि ना हम जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं ना हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो वोट काउंट होना ही नहीं है। वो कौन कह रहा है कि पीपल्स पार्टी उनसे वोट मांग रही है या वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं दे रहे क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं देना चाहते। जमात इस्लामी को वोट नहीं दे रहे जिसके उन्होंने रीजन दिए, उनके रीजन उन्होंने दिए कि जी हमारे खिलाफ जमात इस्लामी ने FIRs काटी हुई हैं, हमने जमात इस्लामी की लीडरशिप को कहा कि हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लें, जो मैं टीवी पे देख रहा था। तो जो पीटीआई के मेंबर थे वो अगर जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाह रहे तो आप क्या चाह रहे हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जबरदस्ती उन लोगों को किडनैप करे, उनको असेंबली में लेकर आए और उनको कहे कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट दें? ये तो पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, उनको सबकी आज़ादी है। अगर आप वो समझते हैं कि कोई प्रेशर में है तो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके बोले कि वो कोई शख्स कैद में या प्रेशर में, अगर वो शख्स खुद आके कह रहा है और वो बड़े लाउडली अंदाज में कह रहा है कि मुझे वोट ना पीपल्स पार्टी को देना है ना जमात इस्लामी को देना है, तो बात ही खत्म हो गई ना। और जो आप जो जिस क्लॉज की बात करिए कि पीटीआई का खुद का इस वक्त कोई भी नुमाइंदा मेयर के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, तो अगर पीटीआई का नुमाइंदा मेयर के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा तो उस पर जो है वो डिफेक्शन का क्लॉज नहीं आ सकता। पार्टी पॉलिसी तो हो गई ना शर्जील साहब कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे। भाई पार्टी ने कहा जमात इस्लामी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिन लोगों पे FIRs हैं, जिन लोगों के ऊपर खुद मुकदमे जमात इस्लामी ने दर्ज कराए हुए हैं, वो कहते हैं हम नहीं देंगे वोट। जब उन लोगों को जाके पूछ रहे हैं ना, उसका पीपल्स पार्टी को क्यों ये जबरदस्ती दबाव डालेंगे, पीपल्स पार्टी जबरदस्ती इनको वोट डाल के दे दे। जमात इस्लामी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जमात इस्लामी या तो लॉजिक बताया कि जी मुझे इस तरीके से ये मेरा मेथड बनता है, ये मेरा राइट बनता है, मुझे वोट मिलना चाहिए। अगर आपको पीटीआई की वोट चाहिए पीटीआई से बात करें, इमरान खान से जाके बात करें। ठीक है, चले। अच्छा ये बताइएगा शर्जील साहब, फॉर एग्जांपल अब प्रॉब्लम क्या है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को बोल रही है कि हमें पीटीआई की वोट लेकर दो ताकि हम मेयर बने, वो तो हम नहीं करेंगे ना। कह रहे हैं आप वोट चोरी ना करें, वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जबरदस्ती वोट साइड में करें। हम वोट चोरी नहीं करें, वो सारे मेंबर्स मौजूद हैं, कराची में जाके उनसे मिल लें, उनको जबरदस्ती ले जाएं, राइट, डन पॉइंट। अच्छा, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम शर्जील इनाम अहमद साहब के ये सारे पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो जमात इस्लामी को वोट दे देते हैं और हाफिज नईम रहमान साहब के वोट का पलड़ा भारी हो जाता है, देन व्हाट? नहीं, फिर मसला ये है कि यूजुअली ये हुआ कि आपको याद हो वसीम अख्तर साहब थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उस टाइम पे बड़ा मसला होता था कि पीपल्स पार्टी हम लोगों को फंड्स नहीं दे रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है, वो क्योंकि बैठे हुए हैं सूबे के अंदर हुकूमत बनाकर, तो हमें वो सारे के सारे हुकूक जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहे होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ये जो टिफ जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का है, क्या ये कंटिन्यू करेगा इसके बाद भी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो सारी चीज़ें उठा के उनको हम दे देंगे, जो पावर्स उनको चाहिए, जो कानून में लिखे हुए वो पावर्स उनको मिलेंगे, वो अपने पावर्स को एंजॉय करें, इख्तियारात करोना जो है कोरोना नहीं पड़ेगा। फेयर एनफ। अच्छा, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं 15 तारीख को, पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी? देखिए जी, मैं
क्या देख रहा हूँ तो अलग बात है ना। मैं तो एक चीज नजर आ रही है, मेरे ख्याल से तो आप भी वही देख रही होंगी जो मैं देख रहा हूँ। ऐसी तो कोई फिगर्स नहीं है जो कि मेरे पास अलग हो या आपके पास अलग हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, नोटिफिकेशन के हिसाब से पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी है, थर्ड नंबर पर पीटीआई है, फोर्थ नंबर पर फिर ये पीएमएलएन और जेयूआईएफ ये हैं। पीएमएलएन और जेयूआईएफ जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के लोग जो हैं वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं कर रही है, नहीं कर रही। जमात इस्लामी इज आउट फ्रॉम द गेम। जब आप गेम से आउट हो गए तो आप अपनी शक्ल से तस्लीम करें। अब जबरदस्ती रोने से, धोने से, तमाशे करने से आपको कोई जबरदस्ती वोट तो नहीं दिलवा सकता। राइट। शर्जील साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कराची की बात कर रहे थे शर्जील साहब। अब जरा मुल्क की सियासत की तरफ आते हैं। तमाम सियासी जमातों का पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आपके सामने है, मईशत की वजह से माशरती सूरत हाल भी आपके सामने है। ऐसे में इंतखाबात अगर हो भी जाएं तब भी उसके बाद कहीं ना कहीं से सदा ये बुलंद ज़रूर होगी कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है या गड़बड़ हुई है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात से पहले ही मिलकर बैठकर सारी सियासी जमातों को एक सर्टन तरीक़ाकार, सर्टन पैरामीटर्स तय नहीं कर लेने चाहिए? अपने जो मसाइल हैं इनको इंतखाबात से पहले इस हद तक नहीं हल कर लेना चाहिए कि इंतखाबात का फ्री एंड फेयर होने पे सवालात ना उठने लग जाए? शर्जील नाम अहमद साहब, मैं वाज़ेह कर लूँ जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी किसी से डायलॉग नहीं हो सकता। हमने कहा कि जी डायलॉग सबसे हो सकता है, और पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज बिलीव इन डायलॉग्स। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदतरीन धांधली हुई थी। एक दफ़ा मुझे याद है कि जब वो कंप्यूटर पे, उस वक्त ये आरटीएस वगैरह नहीं होते थे, कंप्यूटर पे जो है वो साइकिल छप गई थी और साइकिल पे धड़ाधड़ जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा उस वक्त हयात थी, रिजल्ट इस तरह के आ रहे थे। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 17 सीटों के साथ भी नेशनल असेंबली में बैठने का फैसला किया। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि जी आप रिज़ाइन करें, लोगों को सड़कों पर लेकर आएँ और हंगामा करें। लेकिन शहीद बीबी ने उस वक्त कहा कि नहीं, मैं उन 17 सीटों के साथ भी बैठूंगी। मुझे पता है कि धांधली हुई है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को पता था, जितने भी पाकिस्तान के बहुत बड़े एनालिस्ट थे सब ने कहा कि धांधली हुई है, हिस्टोरिकल धांधली हुई है, लेकिन कभी भी सड़कों पे नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठ के हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो बिलीव ये करती है कि जी फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, जिसको जितना भी मैंडेट आवाम देना चाहे, पब्लिक जिसको जितना एक्सेप्ट करती है, जितना पब्लिक में एक्सेप्टेंस है, जो लोग पब्लिक समझती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो मैच्योर हैं, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती हैं, जो मुल्क को आगे लेके जाने में यकीन रखती हैं, मुल्क के इस्तेहकाम पे यकीन रखती हैं, उनको मैंडेट मिले। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी तो ऑलवेज जी, पीपल्स पार्टी इज विद द डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टी इज विद द सिस्टम। ये सिस्टम चलता रहे और जो है वो डेमोक्रेसी प्रोसेस पूरा जो वो टेन्योर्स कंप्लीट हो और इलेक्शन टाइम पर हो। इलेक्शन टाइम पर हो रहे हैं शर्जील साहब? कोई डिले तो नहीं है? क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं कि कोई महीने डेढ़ का तो डिले आ ही आ रहा है। ये मेरे इन्फॉर्मेशन नॉलेज में नहीं, मैं आपको कोई गलत बात कह दूं, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन में से कोई चीज़ नहीं है कि कोई डिले है। राइट। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही कि डायलॉग सबसे करना है। पीएमएलएन के कुछ लोगों ने कहा कि डायलॉग नहीं हो सकता अब इस जमात से, लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि सब जमातों के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, आप उसको किसी तरीके से पैन आउट होता हुआ देखते हैं कि इंतखाबात से पहले पहले सारी सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठ जाएं? जब जंगों के बाद मेज़ पर बैठना पड़ता है तो इंतखाबात से पहले क्यों नहीं? देखिए जी, एक जमात थी पीटीआई जिसने जब उसको कहा गया उसने कहा जी मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो आज अगर उस पीटीआई का सरबरा मिन्नतें कर रहा है कि जी मुझसे कोई डायलॉग करे, तो किस हैसियत से कर रहा है? जो कि कहता रहा है कि मैं तो बाकी सारे चोर डाकुओं से मैं बैठना नहीं है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी का भी हम फिर भी हर एक के साथ बैठना चाहते हैं, बट देयर इज अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि पहले इमरान खान 9 तारीख को जो मुल्क में एक मुल्क की तारीख का एक स्याद तरीन दिन था, जो बदतरीन दहशतगर्दी की गई, जो बदतरीन तरीके से पाकिस्तानी इमलाक को, पाकिस्तानी इदारों को के खिलाफ जो हमले हुए, उस पर इमरान खान माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, एक एक उस शख्स से माफ़ी मांगे जिसका उसने नुकसान किया है, और उसके बाद फिर उस पर बातचीत हो। शर्जील नाम अहमद साहब, अब ज़रा एक और टॉपिक पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उस नैरेटिव के अंदर कहा गया कि मेरे ऊपर कत्ल की साजिश हो रही है। उस कत्ल की साजिश के अंदर इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर समेत हाजिर सर्विस लोगों का नाम सामने आया। आज जेआईटी के सवाल जवाब सामने आए हैं। उस जेआईटी के सवाल जवाब के अंदर पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है, कहा गया नहीं। ऑडियो वीडियोस आपकी थी, आप उस पे स्टैंड बाय करते हैं? तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी बिल्कुल स्टैंड बाय करता हूँ। आपके पास कोई सबूत है कि आपके ऊपर किसी ने कत्ल की साजिश या कत्ल की कोशिश की है? तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, और ये कहा कि मुझे किसी ने बताया था तो इसलिए। फिर आगे उसका ये शिकवा था, जवाबे शिकवा ये आता है कि नहीं जी, हम किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर सबूत देंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे सबूत नहीं देंगे। आपकी नज़र में ये जो होल नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, उनके ऊपर कत्ल की साजिश के हवाले से, और आज जो सूरत हाल सामने आई है और इसका जो जवाब आया है, हाउ डू यू सी दिस? जी देखिए, वी हैव गॉन थ्रू दिस। मैं समझता हूँ कि शायद मीडिया के लिए या पब्लिक के लिए नई चीज़ होगी, हमारे लिए नई चीज़ नहीं है ये। शायद लोग उसको कभी सच समझते होंगे। हम पहले दिन से इमरान खान को एक झूठा और मक्कार शख्स समझते थे। ये शख्स झूठा था, ये झूठ बोलता था, ये इसकी हर चीज़ में दगाबाजी थी, इसकी हर चीज़ में झूठ था, इसमें सिर्फ इसका एक ही एजेंडा था, वो मैं मकसद कि मैं इमरान खान आपसे कोई स्पीच उठा लें, उसमें कितनी दफ़ा मैं हूँ। और हमेशा शुरुआत क्या करता था जी कि मैंने ये इस तक क्रिकेट खेली है, फिर मैंने जो एम्पायर को ये किया जी, वो एक ही रटाया जो है वो हमेशा न्याजी साहब जो है वो अपना एक रोना रोते थे और फिर जो है वो झूठ बोलने में माहिर थे। उन्होंने क्या किया, इमरान न्याजी ने पाकिस्तान में एक नैरेटिव बेचा और पाकिस्तान से बाहर दूसरा नैरेटिव बेचा। पाकिस्तान में ये नैरेटिव बेचा कि जी मुझे अमेरिका के कहने पर हटाया जा रहा है, जो साइफर का ड्रामा था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने ये नैरेटिव दिया कि जी मुझे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हटाना चाह रही है, जिसका कोई उन्होंने रीज़न नहीं दिया। और उस इस्टेब्लिशमेंट को, जिसको वो अपने बंद कमरे में मिन्नतें कर रहे थे कि जी आप अनलिमिटेड मुझसे एक्सटेंशन ले लें, लेकिन आप मुझे निकालें नहीं, मतलब मेरी मदद करें। निकाला उन्होंने नहीं, मुझे आप मेरी मदद करें, आप मुझे पूरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोसेस से बचाएं, आपको जितनी एक्सटेंशन चाहिए एक्सटेंशन में चाहिए, मुझे वज़ीर आज़म हाउस से ना निकालो। तो उनको ये पैर पड़ता रहा इमरान खान, उनके ये तरले करता रहा, और उसका मकसद यही था कि जी मैं किसी इक़्तिदार की कुर्सी पे, जिस तरह मुझे जाली ज़बरदस्ती तौर पे मुझे बिठाया गया, मुझे ज़बरदस्ती तौर पे उस कुर्सी पे मुझे बिठाया गया, आरटीएस बिठा के, धांधली करके, लोगों को की वफादारियां तब्दील करके, जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील करके मुझे बिठाया गया। अब मुझे कंटिन्यू भी करें, फिर उसके बाद फिर उसके जितने असेंबली के बिल पास हों वो भी किसी इदारे की जिम्मेदारी लगे कि जी आपने मेंबर्स पूरी करके देने, सेनेट के इलेक्शन हो आपने मेंबर्स पूरे करके देने, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपके पास कोई अहलियत नहीं है, आपको अगर पूरी दुनिया से फंडिंग चाहिए तो वो भी कोई और इदारा जाके आपके लिए फंडिंग लेकर आए, आपके मुल्क के तमाम मुआशी मसाइल भी किसी और इदारे के हवाले करे। और आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने हेलीकॉप्टर में रोजाना 2-4 दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन्नी गाला जाना है, बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो ये था उनका नैरेटिव। इसी तरीके से जब वो निकाला गया, जब पता चल गया जी इमरान खान को उसकी नाअहली की वजह से किया, पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर था जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पार्लियामेंट से निकाला गया। उसके बाद एक इंसान जब किसी चीज़ से निकाला जाता है, आपको अगर पूरा पार्लियामेंट कहे कि जी आपको हम मेजॉरिटी नहीं देते, तो आपकी एक तजलील होती है। उस तजलील को वो इमरान साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस पर उन्होंने फिर क्या किया कि उसने फिर क्या कि मैं इदारों को ब्लैकमेल इस तरह करूं कि इदारे मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वो मुझे लेकर आए, और मुझे ही लेकर आए, क्योंकि वरना मैं उनके नाम ले लेके उनके खिलाफ ट्रोलिंग करूंगा, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बदतमीजी करूंगा, एक पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो हमारे मुसलमान पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनके जहन में एक मैं जहर उगलूंगा उन कुछ इदारों के खिलाफ, कुछ इदारों के सरबराहों के खिलाफ। जो उन्होंने जनरल बाजवा को टारगेट किया, उसका मकसद क्या था? जनरल बाजवा रिटायर हो चुके थे, और जनरल बाजवा को अगर टारगेट करना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा डूब मरने का मुकाम इमरान खान के लिए इसलिए नहीं था कि वो उसके मेंटोर थे। उनकी वजह से इमरान खान को ये इक़्तिदार मिला और वो उन्होंने 3.5 साल अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू किया। जो शख्स अपने मौसन का नहीं हुआ, हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो जिस जनरल बाजवा साहब की वजह से इमरान खान को इक़्तिदार मिला, उसी के खिलाफ गंदी घटिया मुहिमें सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ, उनकी फैमिलीज के खिलाफ, हर ऑफिसर के खिलाफ, जो ऑफिसर शर्जील साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेट मी कंप्लीट। ये जो समझ रहे थे कि जो ऑफिसर जो है वो इनके कहने पे नहीं चले, उनके खिलाफ इन्होंने ट्रोलिंग शुरू की, किसी का नाम रखा मिस्टर एक्स, किसी का वाई, मतलब हर किस्म की घटिया हरकत जो है वो इमरान न्याजी ने की। और उसका मकसद क्या था कि आने वाले ऑफिसर्स को ये एक मैसेज दे रहे थे कि अगर आप भी मुझे इक़्तिदार में नहीं लेके आओगे, मेरे लिए आप कैंपेन नहीं चलाओगे, मेरे लिए आप जोड़ तोड़ नहीं करोगे, मुझे किसी तरीके से कोई चोर दरवाजे से
प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बिठाओगे तो मैं आपके खिलाफ भी यही नैरेटिव बिल्डअप करूंगा। चलिए ये सारी चीजें ये आपका जो पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीजें अगर मान लें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? शर्जील साहब, सादा सवाल, गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सारी चीजें चेयरमैन पीटीआई ने की हैं, सारी चीजों के अगर वो मुर्तकिब हैं इन तमाम क्राइम्स के, और ऑब्वियसली अगर नैरेटिव बिल्ड किया है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, एक्सिटिंग पर्सनालिटीज के खिलाफ, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ, तो यहाँ वो लाइबल तो आएगा ही आएगा, लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी। यानी कोई भी उठ के कुछ भी बोल देगा और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। देखिए जी, गवर्नमेंट का काम क्या? गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे नासूर के खिलाफ जो इस मुल्क में जहर उगल रहा है, जो नौजवानों के जहर दिल में जहर उगल रहा है, नौजवान तो हमारे हैं ना, ये बच्चे हमारे हैं, ये सोशल मीडिया पे आज जो हमें गाली दे रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नौजवान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत इस्तेमाल हुए। इन्होंने गलत एक शख्स को रोल मॉडल बना दिया, जिसको एक पूरा इसका कोई एक पूरा इसका एक स्क्रिप्ट डिजाइन हुआ था कि इसको एक हीरो बना के पेश करना है। वो हीरो को, वो हमारे मासूम भाई बहने हैं सोशल मीडिया में, उनको कसूरवार कभी नहीं मैं उनको ठहराऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो बुराई की जड़ है उसको टारगेट किया जाए, बाकी लोगों को तो इस्तेमाल किया गया, उनके जहन में जहर उगला गया, और उसके बाद हुकूमत ने क्या कि हुकूमत के खिलाफ मुकदमा किए, इस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा हुए, तो फिर उसको जो है जुडिशरी के एक मखसूस तबके से मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट मिल रही है, वो सपोर्ट कंटिन्यू है, वो सपोर्ट देखी जा रही है। ऐसी ब्लैंकेट सपोर्ट आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिशियन को, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को, किसी गरीब आदमी को, किसी आम आदमी को नहीं मिली, जो कि चेयरमैन पीटीआई को मिल रही है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरी जाती राय नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप एक समझदार सहाफी भी लगती हैं, एंकर भी लगती हैं, आप जो मैंने जितनी बातें की जो नैरेटिव के बारे में, डू यू पर्सनली अग्री विद दिस और नॉट, कि इसी तरीके से पाकिस्तान में हुआ, या मैंने कोई गलत आपको स्टोरी पोर्ट्रे करने की कोशिश? शर्जील इनाम अहमद साहब, आप तो मुझ पर सवाल करने पे आ गए, यू आर अ गुड एंकर एज वेल देन, बट थैंक यू वेरी मच शर्जील साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। जी जी, नहीं, आप मैं एक डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप हो सकते मुझे डिनाई भी कर सकते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, या मैं कोई फैब्रिकेटेड कर रहा हूँ, या हो सकता है मेरा एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आस्किंग यू कि आप क्या समझती हैं कि जितनी ये सारी चीजें बात मैंने की हैं, आपको, आप जरा इसी मुआशरे में रह रही हैं, मीडिया से ताल्लुक रख रही हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आपकी गहरी एक नजर है, तो आप क्या नहीं समझ रहे कि जो बात कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मुल्क में हुआ या नहीं हुआ? शर्जील इनाम अहमद साहब, कोई गिनती के 1 या 2 या 3 सहाफ़ी रह गए हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं। आप मुझे भी ऑब्जेक्टिव रहने दें, मैं इधर या उधर की बात करूंगी तो मेरी ऑब्जेक्टिविटी पर भी सवाल आएगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।